पाषाणकालीन संस्कृति CC 101 भाग 1। પાષાણકાલીન સંસ્કૃતિ છે એ પાષાણકાલીન સંસ્કૃતિના જે અવશેષો મળ્યા તેના પર આપણે ચર્ચા કરીશું। मनुष्य एक प्रगतिशील प्राणी है। प्रगति की ओर अग्रसर होना मनुष्य का स्वभाव है। आरंभ से ही मनुष्य को अपने जीवन यापन के लिए संघर्ष करना पड़ा और जानवरों की रक्षा के लिए उपाय सोचने पड़े। इसीलिए उसने औजारों का आविष्कार किया। हथियारों और औजारों के आधार पर जो पत्थर के बने होते थे, मनुष्य की आदिम सभ्यता को पाषाण युग की संज्ञा दी गई है। ऐसे कि जो कि हथियारों और औजारों के आधार पर जो पत्थर के वो बने हुए होते थे, इसके आधार पर मनुष्य की आदिम सभ्यता को पाषाण युग की संज्ञा दी गई है। विद्वानों ने पाषाण युगीन सभ्यता को 2 भागों में बांटा है। तत्व विद्वान जो होते हैं ना, उसने पाषाण युगीन जो संस्कृति है उसको 2 भागों में बांटा। एक को बताया है प्राचीन पाषाण युग, एक सभ्यता, एक है उसका नाम है प्राचीन पाषाण युग, और दूसरे का नाम है नवीन पाषाण युग, એટલે કે नूतन पाषाण युग। तो हम अभी जो बता रहे हैं तो उसके बारे में हम देखेंगे कि प्राचीन पाषाण युग। प्राचीन पाषाण युग कब आरंभ हुआ, इस संबंध में विद्वानों की जानकारी बहुत थोड़ी है, परंतु इतना निश्चित है कि यह युग मानव समाज का सबसे लंबा युग था। इस युग की सभ्यता का समय ईस्वीसन पूर्व 50,000 ईसा से 10,000 ईसा पूर्व तक बताया जाता है। इस युग में मानव जीवन अस्थिर था। मनुष्य जानवर की तरह भ्रमणशील जीवन व्यतीत करता था। अपनी रक्षा के लिए उसे हथियारों का प्रयोग करना पड़ा था। आरंभ में पत्थर के हथियार बड़े भद्दे और मोटे होते थे, क्योंकि मनुष्य गृह निर्माण कला से अनभिज्ञ था। अंततः वह प्राकृतिक गुफाओं, पहाड़ों की कंदराओं, वृक्षों नीचे या नदियों के तट पर रहता था। मनुष्य कृषि कर्म से अपरिचित था, यानी कि जो कृषि आती है ना, वो खेत का जो भाग आता है उसके बारे में उसे कुछ पता नहीं था। यानी कि प्राकृतिक गुफाओं, पहाड़ों, वृक्षों की या नदियों की तट नीचे वो रहता था। वह कंदमूल यानी कि जो खेत में जमीन के अंदर जो फल या शाकभाजी होता है ना, उसे कंदमूल बताया जाता है। फल तथा छोटे छोटे पशु पक्षी के मांस पर ही अपना जीवन व्यतीत करता था। पशुओं के शिकार के लिए वह कठोर चट्टानों को काट छांट कर विभिन्न प्रकार के हथियार बनाता था। यानी कि पशुओं का जो शिकार करना होता है तो उसके लिए वह जो पहाड़ होता है, पहाड़ की चट्टान आती है ना, उसे काटकर उसे विभिन्न प्रकार के हथियार वो बनाता था।
इनमें हथौड़ा, रुखानी आदि प्रमुख हथियार थे। आरंभ में मनुष्य को वस्त्र का ज्ञान नहीं था और वह नंगा रहता था, परंतु बाद में वह वृक्षों के पत्ते, छाल और मृत पशुओं के चमड़े से अपने शरीर को ढकने लगा। 40,000 वर्ष ईसा पूर्व के लगभग मनुष्य ने मांस भूनने के लिए, यानी कि जो मांस आता है ना, उसको पकाने के लिए अग्नि का आविष्कार किया। अग्नि का आविष्कार मानव सभ्यता के क्रम में युगांतरकारी था, यानी कि अग्नि का जो आविष्कार उसने किया वो मानव सभ्यता के सबसे पहले का जो क्रम आता है ना, इसके लिए युगांतरकारी था। प्राचीन पाषाण काल में मनुष्य स्वभावत सरल था, यानी कि वो संयमी जीवन जीने वाला व्यक्ति था। व्यक्तिगत संपत्ति की प्रथा नहीं थी। शादी विवाह की परंपरा शुरू नहीं हुई थी। इसीलिए अमीर गरीब का भेदभाव नहीं था। समाज का रूप मातृसत्ताक था, जिसमें स्त्रियों की प्रधानता थी। लोगों की भाषा थी, परंतु लिखने की कला का आविष्कार नहीं हुआ था। लोग जादू टोने में बहुत विश्वास करते थे। उन्हें चित्रकारी का शौक था और वे हथियारों के चित्रकारी बनाते थे। दूसरा टॉपिक है नवीन पाषाण युग, जिसे नियोलिथिक और न्यू स्टोन एज कहा जाता है। नवीन पाषाण युग का समय ईसा के 10,000 वर्ष के ईसा पूर्व से 3,000 वर्ष तक का माना जाता है। प्राचीन काल में मनुष्य ने अग्नि का आविष्कार किया था और चित्रकारी का ज्ञान प्राप्त कर लिया था। नवीन पाषाण युग में भी मनुष्य पत्थरों का हथियार बनाता था, यानी कि जब नवीन पाषाण युग का आरंभ शुरू हुआ तो उस वक्त वो जो पत्थर आते हैं ना, उसमें से उसने हथियार बनाना शुरू किया। परंतु इस युग के हथियार पूर्व की अपेक्षा नुकीले, तेज और सुंदर होते थे। यानी कि जो प्राचीन पाषाण युग में जो हथियार होते थे ना, उससे अच्छे हथियार नवीन पाषाण युग में सही तरीके से बनाए गए थे। इस युग की प्रधान देन है बुनाई, मिट्टी के बर्तनों का आविष्कार। यानी कि जो मिट्टी के बर्तन होते, वो मिट्टी के बर्तनों का आविष्कार वो नवीन पाषाण युग में हुआ था। गृह निर्माण, पशुपालन, कृषि तथा अन्य उद्योगों के आविष्कार इस युग के आरंभ में ही मनुष्य ने कृषि कर्म शुरू किया। यानी कि नवीन पाषाणकालीन जो समय आया, उस समय में ही मनुष्य ने कृषि कर्म એટલે કે कृषि कार्य का आरंभ किया। खेत में कैसा हरियाली डाली जा सकती है, उसका उसने आविष्कार किया। इसीलिए इस युग को
कृषक भी कहते हैं। इसे चरवाहा युग की संज्ञा दी जाती है। चरवाहा युग की संज्ञा इसीलिए दी जाती है क्योंकि इसे कृषि युग भी कहा गया है। मनुष्य पहले पौधे लगाता था और गेहूं तथा जौ यानी कि जौ की खेती करते थे। इस नवीन पाषाण काल में मनुष्य पहले पौधे लगाते थे, गेहूं और जौ की खेती करते थे, परंतु क्रमशः अन्य अनाज भी खेती होने लगी, लेकिन उसके अलावा दूसरे अनाज की भी खेती होने लगी। कृषि का आविष्कार मानव सभ्यता के विकास क्रम में क्रांतिकारी था। इसके फलस्वरूप नए नए हथियार बनाने लगे। इसी युग में पशुपालन की प्रथा भी चल पड़ी। गाय, बैल, सुअर, कुत्ते, घोड़े आदि जानवर पाले जाने लगे। अनाज भूनने के लिए बर्तन की जरूरत पड़ी, यानी कि अनाज को पकाने के लिए बर्तन की जरूरत पड़ी। अंततः मिट्टी के बर्तन बनने लगे। लोगों ने बुनाई और कताई का आविष्कार किया तथा चरखा और करदा निकाला। लोगों ने बुनाई और कताई का आविष्कार किया और चरखा और करदा निकाला, यानी कि जो करदा यानी कि वो मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए जो साधन आता है वही। इन आविष्कारों के फलस्वरूप मनुष्य के आर्थिक जीवन में दृढ़ता आई। कृषि और पशुपालन के लिए स्थायी निवास की जरूरत पड़ी। अंततः स्थायी घर बनने लगे। इससे क्या हुआ, तो जो गुफाओं में रहने वाला जो व्यक्ति था, मानव था, उससे जगह वह खेती और पशुपालन का विकास होने के कारण घर बनाने में, घर लोगों के स्थायी એટલે કે वो यानी कि वो अपना घर वो एक ही स्थान पर जो घर होता है वो स्थायी, तो स्थायी निवास की जरूरत पड़ी। अंततः स्थायी घर बनाने लगे। घर के बनने से गांवों का निर्माण हुआ। जब घर हुआ तब घर से क्या बना, गांव बना। परिवार की भावना बढ़ी और जनसंख्या बढ़ने लगी। अंततः व्यक्तिगत संपत्ति की प्रथा शुरू हुई। समाज का रूप पितृसत्ताक हो गया। पहले प्राचीन काल में क्या था, मातृसत्ताक था। नवीन पाषाण काल में पितृसत्ताक हो गया, जिसमें पुरुषों की प्रधानता थी। इस प्रकार नवीन पाषाण युग में मानव सभ्यता की नींव पड़ी। मानव सभ्यता के विकास की दृष्टि से नव प्रस्तर या नवीन पाषाण युग का विशेष महत्व है। इस युग में मानव ने पहाड़ियों, नदियों, कंदराओं और झीलों का परित्याग कर नदी तट पर घर बनाकर निवास करना आरंभ कर दिया। इस युग में क्या किया मानव ने, तो जो वो पहाड़ियों, नदियों, वही जगह पर जो रहता था, तो उसने उसका त्याग किया और घर बनाकर निवास करना, जो घर बना उसमें निवास करना उसने शुरू किया। इस प्रकार एक निश्चित स्थान पर निवास करने से भ्रमणशील जीवन का अंत हो गया।
पत्थर के बड़े बड़े टुकड़ों, पेड़ों की शाखाओं, जानवरों की हड्डियों से मकान बनने लगे। यानी कि पत्थरों के बड़े बड़े टुकड़े, पेड़ों की शाखाएं यानी कि जो डालियां आती है वो, और जानवरों की जो हड्डियां है उनमें से मकान बनने लगे। कृषि के आविष्कार और पशुपालन मानव जीवन में स्थिरता ला दी। इसके पूर्व मनुष्य अपने गुप्त अंगों को पेड़ों की पत्तियों और पशुओं की खोलों से ढांकता था। यानी कि प्राचीन पाषाण युग जो काल का जो समय था, उस समय में जो मनुष्य था वो अपने अंग को पत्तियों और पशुओं की खाल, वो पशुओं का जो चमड़ा आता है उससे वो ढकता था। लेकिन नव प्रस्तर युग में मानव कपास की खेती करने लगा और उसे कपड़े तैयार होने लगे। इस प्रकार वस्त्र का प्रयोग होने लगा। पशुओं के ऊन से ऊनी वस्त्र बनने लगे। इस युग में मानव ने धार्मिक क्षेत्र में भी अपने पूर्व पाषाण काल के मानव से अधिक प्रगति की। अब मनुष्य भौतिक पदार्थों में जीवन शक्ति का अनुभव करने लगा। मृतकों की हड्डियां रखने के लिए अस्थि पात्रों और समाधियों से मालूम होता है कि इस युग में लोग जीवन शुक्ला और पुनर्जन्म में विश्वास करते थे और भूत प्रेतों तथा पितरों की पूजा करते थे। इसी युग में शब्दों का प्रयोग शुरू हुआ और शब्द भंडार के विकास से भाषा का उदय हुआ। आगे पॉइंट है धातु युग। नवीन पाषाण युग के बाद धातु युग का प्रारंभ हुआ। नव प्रस्तर युग में मनुष्य अग्नि का उपयोग करता था और पत्थर के बने हल, दराती, कुल्हाड़े, हथौड़े आदि उपकरण का प्रयोग करता था। धीरे धीरे मनुष्य को यह मालूम हुआ कि धातु औजार बनाने के लिए अधिक उपयुक्त है। इसीलिए उसने धातुओं का आविष्कार किया। सर्वप्रथम सोना का पता चला, यानी कि जो सोने की धातु आती है उसका सबसे पहले उसको ज्ञात हुआ और उसके आभूषण बनने लगे। बाद में तांबा, कांसा एवं लोहे का भी ज्ञान हुआ और मनुष्य इन धातुओं का प्रयोग औजार बनाने के लिए करने लगा। आगे चलकर कांसे का भी उपयोग शुरू हुआ। कांसा वह धातु है जो तांबे और रांगे को मिलाने से
बनता है। यह कठोर धातु है जिसके हथियारों से पत्थर को काट छाट कर उसका प्रयोग गृह निर्माण में किया जाने लगा। धातु काल में लोगों ने विभिन्न धातुओं का प्रयोग किया, जिसके कारण यह काल धातु युग कहलाता है। इस युग में लोगों ने हल, पहिएदार गाड़ी, नाव तथा पानी के जहाज का भी आविष्कार किया। लेखन कला और मृदा का भी ज्ञान प्राप्त हुआ। बड़े बड़े नगर और मकान मंदिर बनने लगे। लोग उन रेशम और रुई की सुंदर वस्त्रों का प्रयोग करने लगे। उत्पादन के नए नए साधनों के आविष्कार होने से समाज का वर्गीकरण शुरू हुआ। शासक, शिल्पी, व्यापारी, योद्धा, पुरोहित आदि वर्ग समाज में उदित हुए। व्यापार के विकास और व्यक्तिगत संपत्ति की प्रथा के आरंभ के कारण सरकार का संगठन आवश्यक हो गया और राज्यों का उदय हुआ। आगे वाला पॉइंट है धातुकालीन सभ्यता केंद्र। धातुकालीन सभ्यता का विकास प्रधानतः नदियों की घाटियों में हुआ। इसीलिए यह सभ्यता नदी घाटी सभ्यता के नाम से विख्यात है। उसके मुख्य केंद्र थे सिंधु नदी की घाटी में सैंधव सभ्यता। सिंधु नदी की घाटी में सैंधव सभ्यता। दूसरा है नील नदी की घाटी में मिस्र की सभ्यता। दजला फरात की घाटियों में सुमेरिया, बेबीलोन और असीरिया की सभ्यता। यांग टीसी क्यांग और हवांग हो नदी की घाटी में चीनी सभ्यता। अब प्रश्न यह उठता है कि मानव सभ्यता का उदय सर्वप्रथम नदी घाटी में ही क्यों हुआ? इसके कई कारण थे, जैसे भोजन, वस्त्र तथा आवास मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएं हैं। इनकी पूर्ति के बिना मनुष्य जीवित नहीं रह सकता। इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मनुष्य को अनिवार्यतः उद्योग करना पड़ता है। इसी सिलसिले में मनुष्य ने कृषि और पशुपालन का ज्ञान प्राप्त किया। धातु युगीन सभ्यता कृषि पर आधारित थी। कृषि के लिए उर्वर भूमि, उसकी सिंचाई के लिए जल और पशुओं के लिए चरागाह चाहिए।
नदी घाटियों में इन आवश्यकताओं की पूर्ति सरलता पूर्वक हो जाती थी। नदियां अपने दोनों किनारों पर उर्वर और मुलायम मिट्टी बिछा देती थी, जिससे उनके तट प्रदेश की भूमि बहुत उपजाऊ हो जाती थी। नवीन पाषाण युग में मनुष्य को कृषि के लिए ऐसा ही उपजाऊ और मुलायम भूमि की आवश्यकता थी, जो इन नदी घाटियों में प्राप्त हुई। कृषि सिंचाई कार्य पर निर्भर करती है। सिंचाई के मुख्य साधन है वर्षा या नदी का जल। नवीन पाषाण युग के मनुष्य को कृषि की सिंचाई के लिए नदी घाटियों में पर्याप्त जल उपलब्ध था। सिंचाई की सुविधा ने उसे नदी घाटियों में बसने की प्रेरणा दी, यानी कि सिंचाई की सुविधा जो थी उसने नदी घाटियों में बसने की प्रेरणा दी। कृषि कार्य के लिए पशु भी चाहिए, यानी कि कृषि का कार्य करना तो पशु की भी आवश्यकता है। नवीन पाषाण युग का मनुष्य कृषक और पशुपालक था। पशु को जीवित रखने के लिए चरगाह और जल भी नदी की घाटियों में मिल जाता था। नदी घाटियों की जलवायु सामान्यतः समशीतोष्ण होती है और जो स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद और अधिक परिश्रम के लिए उपयोगी है। नदी घाटियों में मनुष्य को मुलायम मिट्टी भी उपलब्ध थी, जिसमें वह मिट्टी के बर्तन, ईंट, कपड़े आदि बना सकता था। नवीन पाषाण काल में सड़कों और रेलों का आविष्कार नहीं हुआ था, लेकिन मनुष्य ने लकड़ी की नाव बनाने की क्रिया सीख ली थी। नदियों में नावें चल सकती थी, जो आवन गावन का एकमात्र साधन था। इन्हीं कारणों से संसार की प्रायः सभी प्राचीन सभ्यताओं का उदय नदियों की तलहटियों में ही हुआ था, यानी कि प्राचीन सभ्यता संस्कृति का जो उदय था वह नदियों की तलहटियों में ही हुआ था। तो आज का जो क्वेश्चन था उसमें हमने जो टॉपिक की चर्चा की है तो उसके बारे में हम जानेंगे। तो वो प्राचीन पाषाण युग था, बाद में नवीन पाषाण युग का आरंभ हुआ, उसके बाद में धातु युग हुआ, फिर सोने का युग हुआ, बाद में ताम्र युग शुरू हुआ, कांस्य युग शुरू हुआ और उसके बाद लौह युग का आरंभ हुआ। बाद में धातु कला का मुख्य केंद्र क्यों सभ्यता के पास था उसके बारे में हमने बात की। अगले नेक्स्ट प्रश्न की चर्चा हम उसके अगले ही लेक्चर में देखेंगे। तो ऐसे ही हमारी प्राचीन जो सभ्यता थी वो ऐसे ही पाषाणकालीन संस्कृति थी, पाषाणकालीन सभ्यता थी।